हाँ जी स्टूडेंट्स, तो डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से यूज़ होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखते हैं एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब किस तरीके से एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है और पब्लिक और प्राइवेट की क्या है, तो दोनों का डिफरेंस, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एन्क्रिप्शन का मतलब एक मैसेज को कोड में करना, कन्वर्ट करना। डिक्रिप्शन का मतलब है कोड से उस मैसेज को ओपन करना, ठीक है, जो मैसेज आपने भेजा है। तो सबसे पहले मैसेज एन्क्रिप्शन आप किस तरीके से करते हो, जो भी सेंडर है एक मैसेज को किस तरीके से एन्क्रिप्ट करता है, जो मैसेज इसके पास जाना है, जो रेसिपिएंट है। हमारे एग्जाम्पल में एसओएल जो रेसिपिएंट था उसकी पब्लिक की से, ठीक है, हम उस मैसेज को एनक्रिप्ट करते हैं। सो इट इज एनक्रिप्टेड बाय पब्लिक की ऑफ रेसिपिएंट व्हिच इज इन सेंडर्स हैंड। तो जो मैं सेंडर हूँ, पब्लिक की सबके पास होती है, जो रेसिपिएंट है उसके भी पास, जो उसे भेजना चाहते हैं सबके पास हो सकती है वो, ठीक है। तो मेरे पास वो उनकी पब्लिक की है, तो मैंने उसे एनक्रिप्ट करा। अब उसे डिक्रिप्ट कैसे करेगा एसओएल? अपनी प्राइवेट की से, जो सिर्फ और सिर्फ एसओएल को ही पता होगी। सो इट विल बी डिक्रिप्टेड बाय यूजिंग प्राइवेट की ऑफ द रेसिपिएंट बाय एसओएल, ठीक है। नाउ व्हिच इज इन रेसिपिएंट्स हैंड, तो जो सिर्फ एसओएल के पास ही है। दूसरा, अब दूसरी चीज एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। तो ये मैं कैसे एनक्रिप्ट करूंगी? जो सेंडर है वो एनक्रिप्ट करेगा, कैसे करेगा? अपनी प्राइवेट की से, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही होगी। और उसे दूसरा पर्सन जो रेसिपिएंट है वो कैसे खोलेगा उसको, डिजिटल सिग्नेचर को? वो यूज करेगा मेरी पब्लिक की से, ठीक है। तो एक जो मतलब डिजिटल सिग्नेचर अगर मेरी पब्लिक प्राइवेट की से उसे मैंने एनक्रिप्ट करा है, तो मेरी पब्लिक की से ही वो खुल सकता है। या फिर मैसेज मैंने जिस पर्सन के पब्लिक की से एनक्रिप्ट करा है, वो उसी पर्सन की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट हो सकता है। तो मतलब ये पेयर में यूज होता है। ऐसा नहीं, मतलब क्रॉस में नहीं हो सकता कि मैसेज मेरे पब्लिक उससे हुआ है और उसे खोल दिया किसी और के प्राइवेट की से, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमेशा ये पेयर में चलेंगी चीजें। तो जब भी आप किसी को डिजिटल सिग्नेचर वाली फाइल भेजते हो तो आपको दो चीजें एनक्रिप्ट करनी है, जो फाइल भेज रहे हो उसको और जो सिग्नेचर आप भेजोगे उसको, ठीक है। अब देखो प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होती है फंक्शन। प्राइवेट की इज द की ऑफ द की पेयर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो जो मैं डिजिटल सिग्नेचर करना चाहती हूँ उसे क्रिएट करने के लिए प्राइवेट की यूज होती है। एक पी के की पेयर, मतलब पब्लिक की और प्राइवेट की का एक पेयर है, उसका एक पार्ट है प्राइवेट की और दूसरा पार्ट है पब्लिक की। पब्लिक की क्यों यूज होती है? वेरीफाई करने के लिए कि जो डिजिटल सिग्नेचर जिसने भेजा है ये उसी की है। मतलब ये देखो, अब पहला वाला केस ही देखो, जब मैंने मैसेज को या फिर अपने डिजिटल सिग्नेचर को एनक्रिप्ट करा था अपनी प्राइवेट की से, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पब्लिक की से खुलेगा। तो जब वो मेरी पब्लिक की से खुल जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि उसे मैंने ही भेजा है, मेरी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट हुआ है। तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो पब्लिक की यूज होती है वेरिफिकेशन के लिए, प्राइवेट की यूज होती है डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेचर कॉन्फिडेंशियल, तो प्राइवेट की एक कॉन्फिडेंशियल चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस यूजर के पास होगी जिसकी वो प्राइवेट की है, किसी और के साथ आपको कभी भी शेयर नहीं करनी, ठीक है। तो वैसे ही पब्लिक की क्या है? पब्लिक में डोमेन में ओपन है, वाइडली नोन, ज्यादातर लोगों जिसको भी साथ में उस पर्सन की डील होती है उन सबको वो पब्लिक की पता होगी, ठीक है। लिस्टिंग प्राइवेट की हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इट इज नॉट लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखो, जब आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करते हो ना सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास, तो वो आपको ऐसा नहीं कि कोई चाबी दे देती है या कोई कुछ चीज देती है, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देती है। सर्टिफाइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। उस पर आपकी जो पब्लिक की होगी वो तो मेंशन होती है, प्राइवेट की उसके ऊपर मेंशन नहीं होती, वो आपको अलग से भेजी जाती है बाद में, ठीक है। तो अगर कभी आप याद, मतलब कभी आपने एटीएम पिन के लिए कभी अप्लाई करा तो किस तरीके से भेजी जाती है अगर आपको पता हो, तो एक कॉन्फिडेंशियल पेपर बैंक आपको भेजता है, उसको आप खोलते हो, उसके अंदर एक लिखा होता है कि भैया इसको इसके अंदर आपका पिन नंबर है और आपको इसे सीक्रेट रखना है, किसी से शेयर नहीं करना। तो वैसे ही प्राइवेट की में एक जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है ना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसमें पब्लिक आपकी जो पब्लिक की होगी उसका नंबर होगा, बट प्राइवेट की आपको अलग से बाद में सीक्रेट मोड में मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही पब्लिक की क्या है? इट इज लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्लियर हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम भेजते हो दूसरे पर्सन को, उसमें आपका प्रॉपर नाम जैसे कि आपने उसे साइन किया हो इस तरीके का डॉक्यूमेंट जाएगा रिसीवर के पास। बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कि 2008 में रिकॉग्नाइज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया आईटी एक्ट में। अब ये देखो ये क्या है? सब्सक्राइबर्स बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर।
इसमें आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक को यूज़ कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने में और उसे डिस्क्लोज़ करने में कि वो डॉक्यूमेंट मैंने ही भेजा है। तो या तो मैं इसे डिजिटली साइन करूँ या कुछ और टेक्निक भी यूज़ कर सकती हूँ ना, जैसे कि मैंने उसमें पासवर्ड डाल दिया, वो पासवर्ड सिर्फ़ वही पर्सन खोलेगा, मैं उसे बताऊँगी तो, ठीक है? तो ये इससे भी पता लग जाएगा, वेरिफ़िकेशन होगा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने ही भेजा है। तो कोई भी ऐसी टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक जिससे जो डिजिटल सिग्नेचर का ही काम करती है, अच्छा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। 1 मिनट। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और डिजिटल सिग्नेचर एक उसका पार्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक बड़ी टर्म है, डिजिटल सिग्नेचर उसका एक छोटा-सा पार्ट है। ठीक है? अब देखो, अब दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले स्कोप, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज़ ब्रॉडर देन डिजिटल सिग्नेचर। मैं पहले बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर डिजिटल सिग्नेचर एक पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बड़ी चीज़ है, डिजिटल एक छोटी चीज़ है। एंड डिजिटल सिग्नेचर इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है? Genesis. It uses electronic signature uses electronic techniques specified in second schedule. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 2 schedules हैं, IT एक्ट में बताया था there are 2 schedules. जो सारे 90 सेक्शंस खत्म होते हैं उसके बाद आता है Schedule 1 और Schedule 2. तो Schedule 1 में क्या दे रखा था आपने? मैंने आपको Schedule 1 पढ़ा दिया है, वो वाले डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, मतलब जो ऑफलाइन मोड में ही काम करेंगे, ठीक है? तो वो सारी लिस्ट है उस गवर्नमेंट उस फर्स्ट शेड्यूल में। और सेकंड शेड्यूल में क्या है, वो सारी टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स जो काम करेंगे आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। समझ में आ गया दोनों शेड्यूल्स में क्या-क्या चीजें हैं? अब देखो, डिजिटल सिग्नेचर यूजेस एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। देखो, क्रिप्टो सिस्टम बोलते हैं जिसमें आप की पेयर यूज करते हो, 2 कीज मिलती हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की, तो इनका पेयर यूज करते हो, तो ये होता है क्रिप्टो सिस्टम। एसिमेट्रिक है, दोनों अलग-अलग हैं। सिमेट्रिक होता है सिमिलर, सेम। एसिमेट्रिक है अलग, तो 2 अलग-अलग कीज को आप यूज करते हो डिजिटल सिग्नेचर में, ठीक है? टेक्नोलॉजी, इट इज टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, मतलब अलग-अलग टेक्नोलॉजीज इसमें यूज हो सकते हैं। इट मे बी क्रिएटेड बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है? फॉर एग्जांपल सीक्रेट कोड, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने किसी को मेल किया और कोड से उसे कोडिफाई कर दिया। अब दूसरा पर्सन उसको तभी खोल पाएगा जब वो उसे कोड डालेगा या पासवर्ड डालेगा, और वो सिर्फ मुझे ही पता है, ठीक है? तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। पिन यूज्ड विद एटीएम, अगर मुझे अपना एटीएम यूज करना है तो पिन जो है वो मुझे ही पता है, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया। रेटिनल स्कैन, मेरी आंख से ही कोई चीज पता लगी, मैं अपनी रेटिनल स्कैनिंग से ही वो एक डॉक्यूमेंट खुल सकता है, मतलब, ठीक है? तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का काम करेगा। तो मतलब डिजिटल सिग्नेचर के अलावा कोई भी चीज जिससे मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेफ रख सकूं, उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है? अब उसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर इज टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक। इसमें यही टेक्नोलॉजी यूज होती है, कौन सी वाली? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक। इट इज बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक कोड्स। तो जो कोड्स और हैश फंक्शन और ये सब की पेयर, पब्लिक की, प्राइवेट की, तो ये एक ही टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है? सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर लेस सिक्योर एंड कैन बी टेम्पर्ड विद। तो ये जो पासवर्ड्स होते हैं, मतलब इजीली लोग हैक कर लेते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो ये कम सिक्योर होते हैं। बट डिजिटल सिग्नेचर्स आर मोर और एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विद इंक्रीज्ड सिक्योरिटी फीचर्स। तो अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम है डिजिटल सिग्नेचर को यूज करना, ठीक है? सो टेक्नोलॉजिकली, सिक्योरिटी वाइज, डिजिटल सिग्नेचर्स आर मोर सेफ और सेफर देन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ठीक है? तो अगर देखो, ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, डिजिटल सिग्नेचर, ई सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज ई गवर्नेंस, ठीक है? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो 5 मिनट में डाउट सेशन ले लेते हैं। अनोनिमस, होपफुली सेकंड सेमेस्टर में ऑफलाइन क्लासेस हो, बट अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो बच्चे काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे डिमांड ऑफलाइन क्लासेस। तो अब देखो क्या नोटिफिकेशन होता है, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? अभी तक कुछ हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। ये वाला सेशन तो आपका ऑनलाइन ही चलेगा और उसके बाद देखते हैं, जो भी चीजें होंगी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी।
हाँ जी, अंशिका, पूरी बुक आती है आपके सेमेस्टर्स में, पूरा-पूरा सिलेबस, पूरी-पूरी बुक आएगी, ठीक है? तो पहले क्या होता था जब एनुअल मोड था, पूरे मतलब पूरे साल का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर था ना, सिस्टम था जब ग्रेजुएशन का, तो उसमें क्या होता था कि आपको 1 साल में जैसे किसी साल में 8 सब्जेक्ट्स हैं पूरे-पूरे, 7 सब्जेक्ट्स मिलते थे, ठीक है? लेकिन अब सेमेस्टर में होने के बाद ना 1 साल में 2 सेमेस्टर में डिवाइड हो गया, मतलब पूरे 3 साल की ग्रेजुएशन को 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो जो पहले 1 साल में 8-9 सब्जेक्ट्स आप करते थे, अब उसे 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया। मतलब 1 सेमेस्टर में 3-4 सब्जेक्ट, दूसरे सेमेस्टर में अलग से 3-4 सब्जेक्ट, इस तरीके से। तो आप एक बुक का कुछ पार्ट ऐसे नहीं करते हो, पूरा जब मतलब पूरा बिज़नेस लॉ का पेपर आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस, पूरी बुक ही आपका सिलेबस है, ठीक है? ये सारी जो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको एसओएल की साइट पर ही मिलेंगी। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है एनोनिमस, किसी भी एक चीज़ को कोडिफाई करना, ताकि उसे कोई खोल ना पाए, उसे किसी और को समझ ना आए, जो मेरा मैसेज है, वो उसे ही मिले जिसे मैं भेजना चाहती हूँ, तो उसे आप कोडिफाई कर देते हो, इसको बोलते हैं एन्क्रिप्शन। और उसे कोड्स को, सही कोड डाल के उस फाइल को खोल देना, उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन। इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, कीमती जायसवाल। देखो इस एक्ट में कुछ ना कुछ मेंशन उन डॉक्यूमेंट्स का है कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज किए जाएँगे। तो आईटी एक्ट में उस चीज़ को अमेंड किया ताकि ऑफलाइन मोड के अलावा ऑनलाइन मोड के डॉक्यूमेंट्स, उनके रिकॉर्ड्स भी अब वैलिड हों। मतलब एविडेंस किस तरीके से मेंटेन करे जाएँ, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, कैसे उनको कितने सालों तक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो सब ये था इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है सिर्फ आपका जो फिजिकल सिग्नेचर होता है ना, उसको आप ऑनलाइन फॉर्म में कर रहे हो सिर्फ। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में और भी चीज़ें आती हैं जिससे आप अपने डेटा को उस इंसान को भेजो जिसे आप भेजना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको पासवर्ड का एग्ज़ाम्पल दिया। अगर आप बैंक की कोई ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, कोई अपनी पीडीएफ डाउनलोड करते हो वहाँ पे, तो आप उसे तभी खोल पाओगे जब आप कोई उसमें पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड आपको बैंक बताएगा कि आपकी जो बर्थ डेट है या आपका पैन नंबर है उसके 5 डिजिट। तो उसे सिर्फ मैं ही खोल पाऊँगी, मेरे पास ही मेरा पैन नंबर होगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता होगी। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है? चाँदनी देखो, मेरे पास 2-3 सोर्सेज़ हैं जहाँ से मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। तो आपको बजाय वो उन सोर्सेज़ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके पास वो पीपीटीज़ अवेलेबल होंगी। मैं आपको पीपीटीज़ भी भेज दूँगी, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। तो बजाय अलग-अलग 5-6 सोर्सेज़ आप देखो, एक बुक रेफर करो, पीपीटीज़ हैं आपके पास, एसक्यूएल का मटेरियल है, दैट्स इट। दैट विल बी मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा और आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो ई-गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं। ई-गवर्नेंस का मतलब क्या है? बहुत बार आप मोदी जी के मुँह से अगर आप कभी उनकी स्पीच सुनते हैं तो सुनते होंगे मोर गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे ई-गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट ट्राइज़ टू प्रमोट ई-गवर्नेंस। तो ई-गवर्नेंस का एक्चुअल में मतलब क्या है? इसके लिए क्या-क्या प्रोविजंस हैं आईटी एक्ट में? ये क्यों हमें अपनाने चाहिए? इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस ई-गवर्नेंस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस का मतलब है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स इन द गवर्नेंस इन द गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब देखो इसमें स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपको कोई सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन या फिर कोई डॉक्यूमेंट, लेट्स से आज के टाइम पे अगर आप मतलब मैं अपने एग्जांपल दे सकती हूँ, जो हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिलते हैं वो ऑनलाइन मिलते हैं। तो ये क्या है? गवर्नमेंट सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ आईटी। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज बाय यूजिंग ऑनलाइन बिजनेसेस, ठीक है? ऑनलाइन आईटी टेक्नोलॉजी को यूज करके वो अपनी सर्विसेज जनता को पहुंचा रही है। तो ये क्या है? ई गवर्नेंस का एग्जांपल है, ठीक है? यूज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड इट्स एजेंसीज। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की उतनी वैल्यू हो, उनको एक्सेप्ट किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, डिजिटल सिग्नेचर को उनको यूज किया जाए गवर्नमेंट ऑफिस में, एजेंसीज में। इसे ही बोलते हैं ई गवर्नेंस। सिंपल मतलब है गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिकली। गवर्नमेंट के काम इलेक्ट्रॉनिक मोड में करे जाएं तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है?
ऑब्जेक्टिव क्या है ई गवर्नेंस का? टू मेक सिटीजंस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट ऑफिसेज हैसल फ्री। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता होगा, आप लोग भी गवर्नमेंट ऑफिसेज जाते हो, आप एसएल के ऑफिसेज में भी जाते हो, तो कितनी प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसेज काम करते हैं। तो आप लोग का सिटीजंस का इंटरेक्शन गवर्नमेंट ऑफिसेज से हैसल फ्री हो, प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया है, टू मेक अ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन। तो दोनों के दोनों कोऑपरेटिव मेथड में काम करें, ठीक है, कोऑपरेट होकर काम करें, सिटीजंस भी और गवर्नमेंट भी। टू ब्रिंग इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, वो एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली कम टाइम में और अच्छे से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया है ई गवर्नेंस का। ठीक है, तो ये ई गवर्नेंस का एक अलग से चैप्टर है आपके आईटी एक्ट में 2000 में। सो द चैप्टर इज थर्ड चैप्टर में ई गवर्नेंस उसका टाइटल है, ठीक है, और उसमें जो सेक्शंस हैं 4 से लेकर 10 तक जो सेक्शंस हैं ई गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस, तो आपको और क्लियर हो जाएगा है कि डिजिटल इंडिया मिशन मैंने आपको बताया ही, गवर्नमेंट ट्राई करके ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज वो डिजिटली लोगों तक पहुंचाए, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। आयुष्मान भारत स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चीजें होंगी, ठीक है। तो आपको कार्ड दिया जाएगा और उसके थ्रू सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। ऑनलाइन ही आपको 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस है, 5 लाख तक का हेल्थ का एक्सपेंस हो जाएगा, गवर्नमेंट आपको आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कर देगी। तो ये आयुष्मान भारत पे किस किस मोड को एक्सेप्ट करता है, इंफॉर्मेशन आईटी मोड को, मतलब ऑनलाइन मोड को ये यूज करता है और उसे ही प्रमोट करता है। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो ई फाइलिंग ही होगी, ऑफलाइन मोड में हो ही नहीं सकती। जीएसटी रिटर्न, ठीक है, या फिर चलिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन बाय इंडियन रेलवेज, तो ये सब भी किसके थ्रू होते हैं, ऑनलाइन मोड से। ई पोर्टल फॉर कंपनीज रजिस्ट्रेशन आपने पढ़ा है, एमसी की साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन भेजते हो, ठीक है, एमसी की साइट पर जाकर, या फिर अलग अलग फॉर्म्स है, रन एलएलपी है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सारी चीजें ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है स्मार्ट गवर्नेंस। तो जो ई गवर्नेंस है ये एक स्मार्ट गवर्नेंस है। स्मार्ट का मतलब यहाँ पे वो नहीं जो आप लोगों के लिए यूज करते हो कि ये बंदा स्मार्ट है, या ऐसा नहीं है। स्मार्ट एक एक्रोनिम है, 5 वर्ड से मिलकर बना है। एस का मतलब है सिंपल, एम का मतलब है मॉरल, ए का मतलब है अकाउंटेबल, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिव, टी का मतलब है ट्रांसपेरेंट। तो अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज में चीजें ऑनलाइन होती हैं तो ये चारों बेनिफिट, 5 बेनिफिट आपको मिलते हैं। कौन कौन से देखो, सबसे पहला तो अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज में अगर गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करती है तो इससे चीजें सिंपल होती हैं गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। अब देखो डिजी लॉकर का आपको एग्जांपल पता होगा। डिजी लॉकर में क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में सेव कर सकते हो, और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो आप उन्हें अपना डिजी लॉकर उनके पास वो फैसिलिटी होगी, उसका कोड आप दो उसको और वो डिजी लॉकर से अपने आप उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो इससे चीजें सिंपल होती हैं, बजाय आप अलग अलग जगह से डॉक्यूमेंट पहले इकट्ठे करो, उसे सेल्फ अटेस्ट करो, फिर उसे ऑफिस में सबमिट करने जाओ। एक दिन वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो होंगे नहीं, दूसरे दिन पे वो लेट होंगे, तीसरे दिन वो लंच पे गए होंगे, चौथे दिन जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन चीजों से ये चीजें जो हैं आपकी सर्विसेज सिंपली हो जाती हैं, तो इट ब्रिंग्स सिंप्लिसिटी। तो ये होगा पहला बेनिफिट। दूसरा देखो क्या है, इट रिड्यूसेस मॉरल हैजर्ड ऑफ नो रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट एंड ग्रीवेंसेस। तो ये एक मॉरली सही तरीका है, मतलब मॉरल को इसमें अनैतिक इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर आप उनसे मिलने जाते हो तो या तो वो सीट पर नहीं होते, या छुट्टी पे होते हैं, या रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, आपको बदतमीजी से बात करते हैं, भैया बाद में आना, लंच टाइम है, 2-2 घंटे उनका लंच टाइम चलता है। बट यहाँ पे अगर चीजें आप ऑनलाइन उन्हें कोई रिक्वेस्ट करते हो, ग्रीवेंसेस अपने बताते हो, तो उसका रिस्पॉन्स ऑनलाइन ही आएगा, तो उनके लिए भी वो चीजें आसान हो जाती हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रिक्वेस्ट और ग्रीवेंसेस को इग्नोर करना, ठीक है। तीसरी चीज, इट मेक्स गवर्नमेंट एजेंसीज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब है आंसरेबल, आप उसके लिए उत्तरदायी हो, तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती हैं ऑनलाइन चीजें। अगर आप ऑनलाइन किसी को कंप्लेंट डालते हो तो ये पूरे पब्लिक में आ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे ये कंप्लेंट हुई है, इन लोगों ने इस चीज का जवाब नहीं दिया, ये गवर्नमेंट ऑफिस काम नहीं करता है, यहाँ पे इतने लोग छुट्टी पर रहते हैं, बहुत सारी चीजें कंप्लेंट्स और ये सब आ जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं भैया, जब से जल्दी गवर्नमेंट की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो ग्रीवांसेस हैं, कोई रिक्वेस्ट हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करते हो, ठीक है। इट मेक्स गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिव।
तो अकाउंटेबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिवनेस भी आती है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है आप जल्दी से रिस्पॉन्स करते हो। तो चीज़ें अगर ऑनलाइन होती हैं तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ क्योंकि वो अकाउंटेबल हो जाती हैं और अगर वो अकाउंटेबल नहीं है मतलब वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रही हैं, कस्टमर्स को रिप्लाई नहीं कर रही हैं, टाइमली चीज़ें नहीं कर रही हैं, तो उनके ऊपर फिर उनके बॉसेस के पास सारा डेटा जा रहा है कि भैया देखो इस पर्सन के पास 10 कंप्लेंट्स आई हैं, 10 में से एक भी इसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं करी है, 10 दिन हो चुके हैं। तो इस चीज़ों से उनकी फिर जॉब के ऊपर भी खतरा हो सकता है, बॉसेस के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब इससे क्या है, एक रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट बनता है। दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिव, दे रिप्लाई टू यू, दे रिवर्ट बैक टू यू। सो वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। ठीक है, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपकी गवर्नमेंट के फंक्शन में ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आती है। तो उसकी वजह से करप्शन कम होता है। देखो, कहीं पे आपको जो है सपोज एक बैंक की ट्रांजैक्शन है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको अपना राशन कार्ड बनवाना है और उसके लिए जो फीस है लेट्स से मुझे नहीं पता, उसके लिए फीस लगती है 100 रुपए, ठीक है। अब ये चीज़ अगर ऑफलाइन है तो आप पहले उसमें जाओगे 100 रुपए सबमिट करोगे, वो बंदा कहेगा भैया थोड़े से तो आपको पैसे खिलाने पड़ेंगे, थोड़ा-सा पानी सेवा करो, तो फिर आप उसके ऊपर 1000 रुपए दोगे, 2000 दोगे कि भैया जल्दी करो ये वो, ठीक है, तो इससे करप्शन बढ़ता है। लेकिन अगर यही चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, आपके पास ये पता है कि आपने अप्लाई करा, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड करे, आपको 100 रुपए देने, क्योंकि कोई फेस नहीं है आपको जिसके साथ बात करो, कोई आपसे पैसे मांग नहीं सकता ऑनलाइन, ठीक है। तो उसमें फिर ट्रांसपेरेंसी आती है। 100 रुपए की फीस है तो आप 100 ही दोगे, 100 उसको 120 भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आ गई, चीजें साफ सुथरी हो जाएंगी, करप्शन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होता है खैर, ठीक है। तो ई गवर्नेंस एक स्मार्ट गवर्नेंस है जिसको 5 बेनिफिट है, सिंप्लिसिटी, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रोविजंस हैं ई गवर्नेंस को लेकर आईटी एक्ट में। सबसे पहला है लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है, मिल जाए। लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि जो भी आप मेंटेन करके पास रखते हो अपने पास रिकॉर्ड्स, अगर आप उसे इलेक्ट्रॉनिक रखो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखो, मतलब मैंने अपने कंप्यूटर में अपने से मतलब बहुत पहले की भी फोटोज रखी हैं तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। बहुत पहले के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो उनको भी अब सेम वैलिडिटी मिले जो कि आपके फिजिकल रिकॉर्ड्स को मिलती है, उनको भी वो लीगल रिकॉग्निशन मिले, ठीक है। तो ये सेक्शन 4। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये पूरा का पूरा आईटी एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग और इन द टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, या तो प्रिंटेड फॉर्म में है, टाइप किया हुआ है, या फिर राइटिंग में है, देन विदाउट notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is rendered or made available in the electronic form। तो अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड फॉर्म में है, हैंड रिटन है बट ऊपर आपने के सिस्टम में सेव्ड है या फिर टाइप आपने कर रखा है, अगर आप किसी को वो ऑनलाइन भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने इसको रखा हुआ है, तो वो भी उतना ही वैलिड होगा, ठीक है। एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर अ सबसीक्वेंट रेफरेंस, और वो यूजेबल फॉर्म में है, मतलब आप उसे यूज कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो फाइल ही नहीं खुलती, आधी बार खुलती नहीं है, उसमें से आधा डेटा निकल चुका है, डेटा करप्ट हो गया है, या फिर वो वायरस की वजह से फाइल डिलीट हो गई है, तो वो वाली चीज नहीं है, उसको आप बाद में भी एक्सेस कर पाओ, यूज कर पाओ, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो उतनी ही सही है, उतना ही लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, वैलिड है, जितना कि एक फिजिकल रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 4। सेक्शन 5 देखो क्या कहता है, लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो अगर मतलब देखो ये जो ई गवर्नेंस का चैप्टर है ना, सिर्फ ये गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर रहा है, प्राइवेट बॉडीज, कंपनीज, शॉप्स, उसको आप नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वैलिड हैं और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी वैलिड होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, where any law provides that information or any other matter shall be authenticated via fixing the signature, or any document shall be signed or bear the signature of any person, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by means of electronic signature affixed in such manner as may be prescribed by the central government।
इसका पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है, किसी लॉ में लिखा है कि ये जो 10 डॉक्यूमेंट हैं, इसमें आपको लेट्स से अभी कोरोना के टाइम पर दिल्ली गवर्नमेंट का एक एक्ट आया, प्रधानमंत्री की जैसे स्कीम थी कि जो भी लोग जिनकी भी फैमिली में कोरोना की से डेथ हुई है उन्हें 50,000 एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। उनको ये 10 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं अपना सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके। तो चाहे उस एक्ट में कुछ भी लिखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि उसकी बजाय आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली साइन करके डिजिटली साइन करके भेज दोगे तो उसका वो भी उतना ही वैलिड होगा जितना कि फिजिकल सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो उसे उतना और इज ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ अफिक्स इन सच मैनर। लेकिन उसे कैसे अफिक्स करना है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके बेसिस पे आप उसे सही से यूज करोगे तो उसकी भी उतनी वैलिडिटी है जितना कि आपके नॉर्मल हैंड रिटन सिग्नेचर की होगी, ठीक है। ये है use of electronic records and electronic signatures in government and its agencies। अब देखो गवर्नमेंट द फाइलिंग ऑफ, मतलब ये गवर्नमेंट एजेंसी विद इन गवर्नमेंट की बात हो रही है। अभी जो पहले वाली चीज थी ये गवर्नमेंट की कस्टमर के साथ में डीलिंग थी, यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर के जो ऑफिसेज हैं वो अगर आपस में डील करते हैं उसमें वो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो ये उसकी बात है, ठीक है। द फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिस इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो अगर एक कस्टमर किसी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को फाइल कर रहा है एक ऑनलाइन मोड में, ठीक है, द इशू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस परमिट सैंक्शन और अप्रूवल इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा परमिट दिया है, लाइसेंस दिया है, सैंक्शन दिया, अप्रूवल दिया है ऑनलाइन मोड में, द रिसीट और पेमेंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर मैनर, ये अगर ऑनलाइन हो रही है तो such requirement shall be deemed to have been satisfied if they are effected by means of such electronic form। तो अगर ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है तो वो भी उतनी ही वैलिड रहेंगी। द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, लेकिन यहाँ पे देखो गवर्नमेंट के पास क्या है, द मैनर एंड फॉर्मेट इन विच सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी फाइल्ड क्रिएटेड और इशूड। लेकिन गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो किस तरीके से इसको यूज करना है उसके रूल्स बनाए, ठीक है। तो द मैनर और मेथड ऑफ पेमेंट और एनी फी चार्जेस फॉर फाइलिंग क्रिएशन और इशू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चाहिए तो उसकी फीस कितनी होगी, किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज करना है, ये सब गवर्नमेंट खुद से डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। नाउ डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई और सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको सर्विसेज दे रहा है तो उसकी डिलीवरी भी किस तरीके से हो, गवर्नमेंट उसको लेकर भी रूल बना सकती है। देखो गवर्नमेंट में ऑथोराइज एनी सर्विस प्रोवाइडर टू सेटअप, maintain and upgrade the computerized facility and perform such other services at it may specify। तो गवर्नमेंट किसी को भी ऑथोराइज कर सकती है, उसे ऑर्डर दे सकती है कि भैया अब आपको कंप्यूटर सिस्टम यूज करने पड़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको आयुष्मान भारत स्कीम बताई, तो गवर्नमेंट चाहते हैं सारे सिस्टम ऑनलाइन हो, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी ऑनलाइन करें, जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी ऑनलाइन डेटा मेंटेन करें। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ऑर्डर कर सकती है कि आपको किस तरीके से चीजों को अपग्रेड करना है और आपको सारी जो चीजें हैं कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज देनी है लोगों को, ठीक है। तो ये है सेक्शन 6 से। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड्स एनी इंडिविजुअल, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, sole proprietor firm or any such other body or agency which has been granted permission by the government to offer services through electronic means। अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का मतलब बता रखा है, कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, और कोई भी ऐसी बॉडी हो सकती है, एजेंसी हो सकती है जिसको परमिशन मिली है गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है ये कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है जिसे गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रही है सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। Third point is government may also authorize any service provider to collect, retain and appropriate such service charges for the purpose of providing such services from the person availing such service। तो अब देखो अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर अपना खर्चा करता है, कंप्यूटराइज फैसिलिटी लोगों को देता है, तो वो तो भैया कह देगा कि भैया सर मेरा तो खर्चा हो रहा है, आपने तो कह दिया कंप्यूटर सिस्टम सब ऑनलाइन करो, अब मेरे को जो इतना स्पीड खरीदनी पड़ रही है, इंटरनेट सर्विसेज में खरीद रहा हूँ, अब हर लोगों को कंप्यूटर देना पड़ रहा है, देखो मेरा कितना खर्चा हो रहा है, उसका मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट में ऑथोराइज उनको बोल सकती है कि भैया तुम अपना कोई भी एक मिनिमल फीस अपनी सर्विसेज के लिए कुछ चार्ज क्या है वो कर सकते हो, ठीक है। उस सर्विसेज को देने के लिए उन लोगों से चार्ज कितना ले सकते हो, तो गवर्नमेंट उन्हें बताएगी आप कितना ले सकते हो, ठीक है, उन्हें ऑथराइज कर सकती है। उसके बाद है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उन्हें रिटेन करके रखना, उन्हें स्टोर करके रखना, उसके क्या प्रोविजंस हैं इस थर्ड चैप्टर में। Where any law provides that documents, records or information shall be retained for any specific period,
ठीक है, जब किसी लॉ में रखा लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट या ये कोई रिकॉर्ड या ये कोई इन्फॉर्मेशन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सेव करके रखनी है, then that requirement shall be deemed to have been satisfied if such documents, records or information are retained in the electronic form। तो अगर आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटेन करके रखते हो तो मतलब वो वाली जो कंडीशन है ना जो किसी लॉ में लिखी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स और या फिर इन्फॉर्मेशन आपको इतने सालों तक रखनी है अपने पास, तो वो सेटिस्फाई मानी जाएगी। लेकिन इफ the information contained therein remains accessible so as to be usable for a subsequent reference, लेकिन वो तभी मानी जाएगी जब जहाँ पे आपने उसे सेव किया उसे वो बाद में भी आप एक्सेस कर पाओ और वो एक यूजेबल फॉर्म में भी रहे फिर सबसीक्वेंट रेफरेंस कभी फ्यूचर में अगर उसकी जरूरत हुई तो। The electronic record is retained in the format in which it was originally generated, sent or received। तो उसको उसी फॉर्मेट में ही आपको स्टोर करके रखना है जिसमें वो जनरेट हुई थी। ऐसा नहीं है कि उसे सेम सिंपल करने के लिए आप उसमें मतलब आपके पास 10 डॉक्यूमेंट उनका टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सेव कर लिया, नहीं, वही डॉक्यूमेंट आपको वैसे ही फॉर्म में सेव करने हैं, उसका फॉर्म फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकते हो। द डिटेल्स व्हिच विल फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द origin, destination, date and time of dispatch or receipt of such electronic record। और इस तरीके की डिटेल्स भी आपको मिले उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि किसने ओरिजिन किया है, कहाँ डेस्टिनेशन है, किस डेट को क्रिएट हुआ था, कब आपने यूज किया था, कब आपने फाइल खोली थी, तो ये सारी चीजें इसकी इंफॉर्मेशन आपको उस रिकॉर्ड से मिल सके। तो उस रिकॉर्ड की उतनी ही वैलिडिटी होगी जितनी की एक ऑफलाइन रिकॉर्ड की होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ऑडिट किस तरीके से, वेयर देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन, दैट प्रोविजन शैल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड एंड मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अगर उन डॉक्यूमेंट्स का अगर ऑडिट करना है तो वो अगर ऑनलाइन फॉर्म में है तो तब भी उसका ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक लॉ में लिखा है कि आपको जो भी अपनी आईटीआर है हर साल ऑडिट करवाने हैं या बैलेंस शीट हर साल ऑडिट करवानी है, तो आपने कहा कि भैया आप तो देखो ये तो हम ऑनलाइन फॉर्म उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं तो अब ये कैसे ऑडिट होगा, नहीं, उसको तभी ऑडिट करवाना है। तो ऑडिट के रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, नाउ पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गजेट। तो जो भी गवर्नमेंट ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आएगी, ठीक है, उसे गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक गजेट ऑनलाइन पब्लिश करना पड़ेगा। वेयर एनी रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाय लॉ, नोटिफिकेशन और एनी अदर मैटर शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। तो then such requirement shall be deemed to have been satisfied if such rule, regulation, order, by law, notification or any other matter is published in the electronic gazette। समझ गए? तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिकली जो आपको गजेट में इशू कराने पड़ते हैं गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो वो अगर आप गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक गजेट में इशू कर देती है तो उसका भी उतनी ही वैलिडिटी मानी जाएगी, मतलब गवर्नमेंट ने लॉ वाला काम फुलफिल कर दिया। ठीक है, हाँ, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, प्रोविजंस फॉर ई गवर्नेंस इन आईटी एक्ट। अब देखिए सेक्शन 6, 7 एंड 8 नॉट टू कन्फर राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखिए जो 6, 7, 8 में जो देखिए 6, 7, 8 सेक्शन क्या कहते हैं दोबारा से देख लेते हैं। 6 कहता है डिलीवरी ऑफ सर्विस ऑनलाइन अगर आप करते हो, ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ऑडिट एंड पब्लिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक गजेट। तो 6, 7, 8 सेक्शन जो भी कहते हैं ये एक कस्टमर को ये राइट नहीं देते कि आप इंसिस्ट करो गवर्नमेंट ऑफिसेज को कि वो हमें ऑनलाइन चीजें ही दे, मतलब ये गवर्नमेंट की मर्जी होनी चाहिए, उसका ऑप्शन होना चाहिए, ना कि आपका अधिकार होना चाहिए, सिंपल। तो गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है, चाहे वो चीजें ऑनलाइन करे चाहे वो ऑफलाइन करे, उसकी मर्जी। हम इंसिस्ट नहीं कर सकते कि भैया ये तो तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफिसर तो ऑनलाइन दे रहा है, तुम कह रहे हो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑनलाइन ही दो, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। तो ये आपका अधिकार नहीं है, सिटीजन का अधिकार नहीं है कि वो इंसिस्ट करे कि डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो आप ये इंसिस्ट नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट एजेंसीज की अपना ऑप्शन है, अपनी विल है, ये वॉलंटरली वो डिसाइड करेंगे उन्हें ऑनलाइन चीजें चाहिए कि ऑफलाइन चाहिए। Nothing contained in sections 7, 6 and 8 shall confer a right upon any person to insist that any government authority should accept, issue, create, retain, preserve any document in the form of electronic record or effect any monetary transaction in the electronic form। तो मतलब कभी अगर आप एसएल जाओ तो आप ऐसा नहीं क्यों नहीं बोलो कि ये क्या तुम मार्कशीट हमें ऑनलाइन नहीं दे सकते हो क्या, इतनी सारी अलमारियों में भर के रखी है डॉक्यूमेंट्स की, तो इसको आप ऑनलाइन उसमें क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपका अधिकार आपके पास ही नहीं है कि आप उन्हें इंसिस्ट करो, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 9। अब सेक्शन 10 क्या कहता है,
पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरी अथॉरिटी है, ये उसका अधिकार है, ये उसके पास पावर है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिलेटेड वो कोई भी रूल्स बना सके, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको चेंज कर सके, खत्म कर सके, अमेंड कर सके, अडॉप्ट कर सके। ठीक है, नए चेंजेस को बना सके, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से लेकर से रिलेटेड सारी पावर है उसको चेंज करने की, और कौन कौन सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पार्ट हो सकती हैं, कौन सी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पार्ट है उसे हटाना है। तो सारे के सारे जो रूल्स है कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कौन कौन से इसकी कैटेगरी में आएंगे, गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है। द मैनर एंड फॉर्मेट इन द सिग्नेचर शेल बी फिक्स, तो किस तरीके से यूज होगा, किस फॉर्मेट में होगा, किस मैनर में होगा, तो ये सब आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। द मैनर और प्रोसीजर विच फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे हो कि किसने ये फाइल भेजी है, तो उसके लिए भी आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, उसके भी जो रूल्स और प्रोसीजर आप बनाना चाहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट वो फॉलो कर सकती है। Control process and procedures to ensure adequate integrity, security and confidentiality of electronic records or payments। तो क्या क्या प्रोसीजर प्रोसेसेस हों ताकि जो ऑनलाइन सिस्टम है ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो, कॉन्फिडेंशियल हो और इंटीग्रल हो। ठीक है, तो उस चीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट करे, ये भी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 10। अब सेक्शन 10A देखो क्या कहते हैं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में आपने साइन कर दिए और भैया हो गया, तो वो भी उतने ही वैलिड हैं जितने की ऑफलाइन मोड में। फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं, 5 लोग अपनी एक एलएलपी बनाना चाहते हैं, कि अपनी फर्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया एलएलपी एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो भी सारे पार्टनर्स हैं वो इतने इतने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके हमें सबमिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एलएलपी एग्रीमेंट हुआ इन 5 लोग के बीच में, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको भी ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कौन से प्रपोजल हैं, क्या क्या प्रपोजल हैं, इस तरीके का कोई आपने कम्युनिकेशन किया है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, या फिर प्रपोजल या और एक्सेप्टेंस को रिवोक करा है, मतलब आपने पहले हाँ बोल दिया बाद में मना कर दिया, as the case may be, are expressed in electronic form or by means of an electronic record. Such contract shall not be deemed to be unenforceable solely on the ground that such electronic form or means was used for that purpose। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने बनाए हैं ऑनलाइन, उनको एक्सेप्ट किया है ऑनलाइन, उनको प्रपोज करा है ऑनलाइन, या फिर उनको रिवोक करा है ऑनलाइन, तो ये सारी चीजें उतनी ही वैलिड होंगी जितना कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ई गवर्नेंस का चैप्टर। तो ये बेसिकली फोकस कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में किस तरीके से ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए और उसे एक्सेप्टेंस मिले। तो काफी हद तक तो ये काम हो चुका है, लेकिन काफी हद तक अभी भी बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जहाँ पे काम बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा है, या फिर चल ही नहीं रहा है। कहीं कहीं पे तो ये चीजें अभी भी लोग, मतलब आप बैंक्स में देखो, अभी भी बहुत सारे बैंक है जो अभी भी चीजें रजिस्टर में से लिखते हैं और उसमें वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आज के टाइम पे ज्यादातर बैंक्स ऑनलाइन हो चुके हैं, बट स्टिल देयर आर बैंक्स हु स्टिल मेंटेन अ फिजिकल रजिस्टर कीपिंग रिकॉर्ड्स देयर। ठीक है, तो डीयू में भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो टाइम के साथ में इन्होंने ऑनलाइन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा अभी तक। ठीक है, तो आई होप ये चीजें हों, जल्दी से हों, ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज और इजीली सिंपली हमें मिल सके। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका यहाँ पे ई गवर्नेंस का चैप्टर, और अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। चैतन्य, मैं आपको इस वीक में पक्का सारी पीपीटी शेयर कर दूंगी। ठीक है, आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे साक्षी, अभी तक तो हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। ऑफिशियल गेजेट होता है जिसपे गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन जारी करती है। गवर्नमेंट को कोई चीज अनाउंस करनी है तो कैसे करके गजेट होता है। नॉर्मली ये जो गजेट होता है न्यूज़पेपर में निकलता है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, गवर्नमेंट को कुछ अनाउंस करना है ना, तो बीच के कुछ पेपर्स होते हैं जिस पे लिखा होता है ऑफिशियल गेजेट। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट को कुछ पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऑफिशियल गेजेट के थ्रू होता है।
तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से होते हैं, तो ऑफिशियल गज़ेट करके एक डॉक्यूमेंट है, तो या तो गवर्नमेंट उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है, या तो उसे अपनी आजकल तो अपनी वेबसाइट पे ही चीज़ें वो कर देती है पब्लिश, तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल गज़ेट। ऑफिशियल गज़ेट का सिंपल मतलब है जो गवर्नमेंट पब्लिक के साथ में कम्युनिकेट करना चाह रही है, वो ऑफिशियल गज़ेट से होता है, या पब्लिक को कुछ अनाउंस करना चाह रही है। तो कभी भी आप न्यूज़पेपर देखना, उसमें लिखा होगा ऑफिशियल गज़ेट, गज़ेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? कभी-कभी जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट होते हैं, उसमें आती है। चलिए, तो अब हमारी सिर्फ एक और क्लास बची है आईटी एक्ट की, जो कि इस फ्राइडे को होगी, और उसमें आपका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, वो सारा उसमें कवर हो जाएगा, और उसके बाद वो हमारी बस लास्ट क्लास होगी, ठीक है? तो और आप लोग इसकी प्रैक्टिस अब करते रहो, एग्ज़ाम को भी अब कम टाइम रह गया, मार्च एंड तक आपको होपफुली आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप लोग के पास भी बहुत कम टाइम है, आप इसे पढ़ना शुरू कर दो। बिज़नेस लॉ, जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, वो काफ़ी टफ होते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो उनको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और होपफुली वो चीज़ें आपकी टाइमली कवर हो जाएँ, और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओ, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं इस वीक में आपको पीपीटीज़ अपनी शेयर कर दूँगी, ठीक है? चलिए, ओके, टेक केयर, मिलते हैं फ्राइडे को। बाय-बाय।